बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या है? विच गिव सिंपल होल नंबर रेशो of elements in a compound। ठीक है। एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है? ऐसा फार्मूला जो सिंपल होल नंबर रेशो देता है बिटवीन द एटम्स ऑफ ए कंपाउंड। कैसे देता है जी? देखें, ये हमारे पास सपोज करें फार्मूला लिखा हुआ है C3H5O7। ये हमारे पास एक फार्मूला लिखा हुआ है। इसमें देखें आप, कार्बन कितने हैं? 3 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 5 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं? 7 हैं। अब यहाँ देखें, ये जो 3, 5, 7 नंबर है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते, यानी कि ये सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसकी, तो इसी को कहते हैं सिंपल होल नंबर रेशो। तो इस फार्मूले में क्या हो रहा है? जो फार्मूला है ये क्या बता रहा है कि सिंपल होल नंबर रेशो बिटवीन कार्बन कितनी है, हाइड्रोजन कितनी है, ऑक्सीजन कितनी है, ये सारी रेशोज़ वो बता रहा है। तो ऐसे फार्मूले को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। अगर हम दूसरी बात करें मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? विच गिव्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स, विच गिव्स एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स। कैसे होता है ये सब देखें। यहाँ पर सपोज करें मैं फार्मूला लिख रहा हूँ C6H12 और O6 लिख रहा हूँ। यहाँ पर कार्बन 6 हैं, हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 हैं। रेशो कितनी है? 6:12:6, ये रेशो है ना। तो ये आप सब देखें, सब डिवाइड हो सकते हैं 6 पे। 6/6, 12/6 एंड 6/6। तो रेशो आ रही है 1:2:1। तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला है ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बता रहा है, कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन, ये सारे के सारे एग्जैक्ट बताएगा। और जो ऊपर वाला फार्मूला है, ये दो फार्मूले इसमें से मिले हैं मुझे। ये मिला CH2O में देखें आपको, ये एम्पिरिकल फार्मूला और ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो दोनों में क्या फ़र्क नज़र आ रहा है? इसमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स बताए गए हैं, इसमें इन एटम्स के दरमियान सिंपल होल नंबर रेशो बताई गई है कि कितनी कितनी है, कितना कार्बन, कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन है, किस रेशो से है, सिर्फ वो रेशो बताई गई है। तो ऐसे फार्मूले को कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ न्यूमेरिकल्स करने हैं एम्पिरिकल फार्मूला के। तो एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने के लिए कुछ स्टेप्स होंगे, उनको फॉलो करना होगा। तो स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ़ एटम्स बता रहा है बिटवीन दी एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको ग्लूकोज की एग्जांपल दी है, इसी तरह बेंजीन की दे देता हूँ C6H6। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। इसमें देखें 6 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, दोनों सिंप्लीफाई हो रहे हैं। तो फिर क्या होगा जी? ये दोनों काट के 1:1 दे रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं जी? हम देखते हैं इसमें रेशो कितनी कितनी आ रही है। 1:1 आ रही है। क्योंकि ये रेशो सिंप्लीफाई हो सकती थी, इसलिए ये एग्जैक्ट नंबर है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये एम्पिरिकल फार्मूला आ गया। C1CH एम्पिरिकल फार्मूला और C6H6 क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है और एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल होल नंबर रेशो बताता है। सिंपल होल नंबर रेशो वो रेशो होती है जिसको आप मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, यानी वो किसी नंबर पर डिवाइड नहीं होते। ओके, अब एम्पिरिकल फार्मूला हम कैलकुलेट करने के स्टेप्स सीखते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला।
तो स्टूडेंट्स इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, यही आपने फॉलो करने हैं। आपको दिया होगा परसेंटेज दी होती है या फिर आपको दिया होता है मैथ्स दिया होता है। क्या क्या दिया होगा, या तो परसेंटेज या फिर मैथ्स दिया होगा, ठीक है, कुछ भी दिया हो, आपने उनको मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। मोल्स आप में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मोल्स आपके पास फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ठीक है ना। यहाँ परसेंटेज को भी आप मैस ही कंसिडर करके डिवाइड कर देंगे मोलर मैस पे। जब मोल्स आ जाएंगे फिर हम क्या करेंगे, इनकी सिंपल रेशो निकालेंगे। सिंपल रेशो निकालने के बाद हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। तो कितनी चीज़ें आपने करनी है, एक तो मैस को मोल्स में कन्वर्ट करना है और मोल्स को फिर आगे सिंप्लीफाई करना है, उनकी रेशो को आपने सिंप्लीफाई कर देना है। ये 3 स्टेप या 2 स्टेप होंगे इसके। देखें जी, पहला आपको जैसे न्यूमेरिकल दिया हुआ है, न्यूमेरिक एग्जांपल नंबर है 3.6 है। तो 3.6 एग्जांपल जो है उसको हम करते हैं। उसमें उन्होंने दिया कार्बन 40% है, हाइड्रोजन 6.7% है और ऑक्सीजन जो है वो आपके पास 53.3% है। मैं यहाँ परसेंट नहीं लिखता, यहाँ लिख देता हूँ परसेंटेज, ठीक है, परसेंट। तो इनके साथ परसेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ आपने लिख दिया जी ये परसेंट बता रहे हैं आपको। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसको मोल्स में कन्वर्ट कर देना है। हमारा काम क्या होगा, मोल्स में कन्वर्ट करना। मोल्स क्या होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना है, यानी 40 को हमने 12 पे डिवाइड करना है, 6.7 को 1 पे और 53.3 को 16 पे डिवाइड करना है। यहाँ आप देखें 12 पे मैंने क्यों डिवाइड किया, 12 कार्बन का एटॉमिक मैस होता है। 1 पे क्यों डिवाइड किया, 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस है। 16 पे क्यों किया, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस है। तो मोल्स क्या होते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अब इनका आंसर लिख देते हैं, ये कितना आ रहा है, तकरीबन 2.2, ये आता है 6 पॉइंट और ये 3.33, ये 6.33 और ये भी 3.33 आएगा। आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, ये सिंपलीफाई हो रहे हैं, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, सिंपल होल नंबर रेशो। सिंपल होल नंबर रेशो कैसे निकालेंगे, उसका तरीकाकार आपने कैसे समझना है, उसके लिए आपने देखना है ये जो 3 आपके पास रेशो आई हैं, सबसे कम रेशो कौन सी, सबसे छोटी रेशो कौन सी है, उस पे सबको डिवाइड कर दें। जैसे यहाँ पर कितनी है, 3.33 है, ये 6.7, वो 3.33, तो सबसे कम क्या नज़र आ रही है, 3.33। तो हम क्या करेंगे, 3.33 पे सबको डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ये सिंपल होल नंबर रेशो आ गई है, ठीक है। तो ये देखें, ये आ रही है 1, ये आ रही है 2 और ये आ रही है 1। ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं, कट जाते हैं। तो हमारे पास देखें अब फार्मूला तैयार हो गया, एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला क्या आएगा जी, CH2O, C1H2 और O, 1 लिखे नहीं जाते तो हम लिख नहीं रहे, तो CH2 जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला आ गया है। अब नेक्स्ट काम क्या होता है, इस क्वेश्चन में नहीं कहा गया तो अगले क्वेश्चन में कहा गया, उसको भी देखेंगे। तो एम्पेरिकल फार्मूले के लिए क्या करना है, ये आपने मोल्स निकालने हैं, मोल्स को फिर किस में कन्वर्ट कर देना है, उसमें सिंपल रेशो में। जो मोल्स आएंगे उनकी हमने सिंपल रेशो निकालनी है, उसका मेथड आपने जहन में रखना है, सबसे कम वैल्यू पे पूरी उसको डिवाइड कर दें, तो आपको सिंपल होल नंबर रेशो मिल जाएगी। उसके बाद आपका एम्पेरिकल फार्मूला तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट जो है उसमें हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालना है, तो उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, कैलकुलेट करो। तो
मॉलिक्यूलर फार्मूला देखते हैं क्या होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ठीक है, इसका फार्मूला क्या है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। अब n क्या चीज़ है, n इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ कंपाउंड जो उन्होंने दिया होगा आपको ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n भी चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला उन्हीं स्टेप से करना है जो अभी हम कर के आए हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए आपको n रिक्वायर्ड होगा। तो फिर हम क्या करते हैं जी, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है फाइंड कंसेप्ट असेसमेंट है आपके पास, नंबर इसका मुझे नहीं याद, कंसेप्ट असेसमेंट। ये गालिबन है आपके पास 3.7 है। क्या कह रहे हैं इसमें, कंसेप्ट असेसमेंट का डिटरमाइन एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या क्या फाइंड करना है जी, एम्पेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ओके, हमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमें है परसेंटेज गिवन है जी, कार्बन रेशो हाइड्रोजन रेशो ऑक्सीजन। तो क्या गिवन है हमें, परसेंटेज कितनी कितनी है कार्बन की, देखते हैं। कार्बन की है 26.4% है जी, हाइड्रोजन की कितनी है 3.3% है, और ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन है 70.3। ये हमें उन्होंने परसेंटेज दिए। हम क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले मोल्स निकालने की कोशिश करते हैं। मोल्स कैसे आएंगे, 26.4 डिवाइडेड बाय 12, मोलर मास से डिवाइड करा देते हैं। 3.3 डिवाइडेड बाय 1, 70.3 डिवाइडेड बाय 16, मोल्स डिवाइड मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब देखें जी यहाँ कितना कितना आ रहा है, ये देखें, इसको आप कैलकुलेट करें तो आता है 2.2, ये आ रहा है 3.3, और ये भी तकरीबन आ रहा है 2.2। नहीं, वो आ रहा है आपके पास, वो आएगा जी 2.2, 3.3 आएगा, तकरीबन 4.4 आ रहा है। ओके, कैलकुलेटर मेरे पास नहीं, मैंने इसे निकाल के रखे हुए हैं इनके। ठीक है, ये आ गए मोल्स आपके पास। अब हम क्या निकालते हैं, अगला स्टेप क्या होता है, सिंपल रेशो। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इनकी सिंपल रेशो निकालेंगे। उसका मेथड क्या होता है, आपने जो सबसे कम वैल्यू है उस पर डिवाइड कर दें। देखें 2.2 है, 3.3 है और 4.4 है, तो हम इसको किस पे डिवाइड कराएं जी, 2.2 पे, क्योंकि ये सबसे छोटी वैल्यू है। 2.2, 3.3 और इसको भी 2.2 से डिवाइड करा देते हैं। स्टूडेंट देखें ये 1 आ रहा है, ये आएगा तकरीबन 1.5 और ये कितना आएगा 2। अब यहाँ एक इशू आ रहा है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, पॉइंट्स में आपके पास फार्मूले में नहीं होती चीज़ें, तो आपने इन पॉइंट्स को ख़त्म करना है किसी तरह से, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। रेशो जो है वो पॉइंट में आएगी तो आप कैसे लिख सकते हैं जी, CH 1.5, ये तो नहीं हो सकता। तो आपने इसको होल फुल नंबर में लेके जाना है। उसके लिए हम किसी एक फिक्स डिजिट से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करा देंगे। जैसे अगर 1.5 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कराता हूँ तो ये 3 बन जाता है, होल आ गया ना। तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को ख़त्म करने के लिए क्या कराएंगे, हर एक को 2 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। 1.5 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना आ रहा है, 2:3:4, 2:3:4। तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला मिल गया CH2H3 और O4।
देखें जी क्या इसमें इशू आया था, आखिरी जो रेशो आई थी हमारी ना वो पॉइंट में आ गई थी। जब पॉइंट में आ जाए तो फिर आपने उसको ख़त्म करना होगा किसी एक फिक्स डिजिट से, किसी ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि ये पॉइंट जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर यहाँ पर मुझे 2 सूटेबल लगा था, आप और किसी से भी कर सकते हैं। तो ये 2 से मैंने मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास 2 3 4 आ गई। हमारा एक काम निकल आया, एम्पेरिकल फार्मूला हमने निकाल दिया। अब वो कह रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला भी निकालें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए हमें क्या चाहिए, n। क्या चाहिए, n। देखिए मोलर मैस, ये तो अब आ जाता है हमारे पास क्या है जी, n निकालना है। अगला टारगेट n क्या होता है, मोलर मैस। जो ये आपको हमेशा दिया होगा, ठीक है। मोलर मैस ओवर एम्पेरिकल फार्मूला मैस। मैं टाइम बचाने के लिए यहाँ लिख रहा हूँ EFM, एम्पेरिकल फार्मूला मैस। ये कहाँ से आएगा, इसका मैस आप निकाल लें। इसका मैस कितना आता है, इसका देखें 2 कार्बन हैं, 12 प्लस 3 हाइड्रोजन हैं, 1 प्लस 4 ऑक्सीजन हैं, तो 16। ये बनता है 12 प्लस 3 प्लस 24 प्लस 3 प्लस 64, तो ये 91 बनता है। ओके, ये हमारे पास आ गया। ये उन्होंने गिवन किया हुआ है 91। आप देख लें वहाँ पे मोलर मैस ऑफ कंपाउंड गिवन है आपको 91 है। तो दोनों 91 आ गए तो n आपको मिल गया 1। अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ रहा है जी n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। देखें n कितना आया 1, एम्पेरिकल फार्मूला कितना आया था, ये वाला एम्पेरिकल फार्मूला C2H3O4। तो वापस यही आ रहा है CH2H3 और O4 आ गया। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए हमें एक्स्ट्रा स्टेप करने पड़ेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूले के लिए चाहिए n और एम्पेरिकल फार्मूला वो हम निकाल चुके हैं। n का मसला है, n क्या चीज़ होती है, मोलर मैस डिवाइड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मैस। मोलर मैस हमें गिवन होता है, एम्पेरिकल फार्मूला मैस इस फार्मूले से जो मैस उसका आता है, यानी वो इसका भी मोलर मैस ही होगा, फार्मूला मैस कहते हैं उसको। वो हमारे पास ये कैलकुलेट करके आपने पुट कर देना है इसमें, दिस डिवाइड बाय दिस। तो 91 उन्होंने दिया हुआ था, हमारे पास जो आया उसका भी 91 आया, तो n 1 आ गया। 1 को मैंने n को एम्पेरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई करा दिया। ये देखें C2H3 है, सॉरी H3 और O4 आ गया। नेक्स्ट असेसमेंट जो है वो बुक में रॉन्ग दी हुई है, उसका आंसर नहीं आता। फिर भी मैं एहतियातन कर देता हूँ आपको मेथड आना चाहिए। बेशक वो गलत है या ठीक है वो तो बात की बात है, लेकिन आपको पूरा मेथड आना चाहिए। अब उसने इसमें क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन दिया, हाइड्रोजन दिया और फ्लोरीन दिया हुआ है। यहाँ पर तीसरी चीज़ फ्लोरीन दी हुई है। उसने दिए हैं मैस, ठीक है। मैस क्या क्या दिया हुआ है, कार्बन आपको दिया हुआ है जी 18.2, ये इन ग्राम्स में है। अच्छा, पिछले में परसेंटेज देते थे, यहाँ मैस बात एक ही है, कुछ भी दें आपने उसको मोलर मैस पे ही डिवाइड करना है। हाइड्रोजन दिया हुआ है 0.51, फ्लोरीन दिया हुआ है 16.91। हमने पहला काम क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला कह रहे हैं जी, इसका एम्पेरिकल फार्मूला भी निकालो और मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए एम्पेरिकल का होना ज़रूरी है। तो हम क्या करते हैं, पहले एम्पेरिकल निकाल लेते हैं। सबसे पहला काम क्या होता था, इसके मोल्स निकालते हैं। मोल्स कैसे आते हैं, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। इसका 1 होता है मोलर मैस, फ्लोरीन का होता है 16.91 डिवाइडेड बाय 19 होता है मोलर मैस। इसका आप देख सकते हैं फिर टेबल में जाके, तो हमने मोल्स में कन्वर्ट कर दिया। अब इसका आंसर क्या क्या आता है, इसका आंसर आता है 1 पॉइंट आ गया 5। इसका तो 0.51 ही आएगा, सेम आएगा। इसका आएगा 1.8 या 0.85 आ रहा है, ठीक है।
ये मोल्स आ गए हमारे पास, सिंपल। अब हमने क्या करना है, इस रेशो को सिंपल होल नंबर रेशो में लेके जाना है। ये नहीं सबसे कम देखेंगे इसमें क्या है, उस पे सबको डिवाइड कर देते हैं। इसमें कम क्या है, सिर्फ 0.51, उस पर पूरी इक्वेशन डिवाइड कर देते हैं जी। अब अगला काम क्या निकल आया, सिंपल रेशो। जो जो करते जाएं यहाँ लिखते जाएं। देखें ये निकाला हमने, ये दिया हुआ था। अब ये कितना आ रहा है, 0.5 पे डिवाइड कर देते हैं सबको। ठीक है, 0.51 है या 0.5 है, आप राउंड ऑफ में लिख लें। आंसर तो वैसे भी इसका रॉन्ग है। तो ये देखें ये कितना आ रहा है, 3, ये कितना आ रहा है, 1, और इसका सबसे बड़ा इशू बनेगा ये है 1.7 बन रहा है या 1.8 बन रहा है, 1.66 बन रहा है जी। चलिए 1.6 कर देते हैं या 1.6। अब ये रेशो सिंपल हमने पढ़ा हुआ है, यहाँ पॉइंट आ जाए तो हम क्या करते हैं जी, पूरी इक्वेशन को उस पॉइंट को ख़त्म करने वाले किसी डिजिट से मल्टीप्लाई करा देते हैं। कैसे जी, 16 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास पूरा डिजिट आ जाए। तो वो मेरे ख्याल में 5 से कर लेते हैं, 1.6 इंटू 5, क्योंकि ये पॉइंट्स में है, इसको हमने नंबर्स में लेके जाना है। ये आ गया 15/5/8। ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आ गया, C15H5 और O8। अब हमें तलाश है n की, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। तो देखें एम्पेरिकल फार्मूला तो हम निकाल बैठे हैं, n की तलाश है। n यहाँ पर किसी सूरत भी नहीं आ रहा, तो फिर भी आपको मेथड तो कम से कम आना चाहिए। n के लिए क्या करेंगे जी, एम्पेरिकल फार्मूला मैथ चाहिए होगा और मोलर मैथ चाहिए होगा। मोलर मैथ उन्होंने दिया हुआ है 562 है। इसका फार्मूला मैथ निकालते हैं तो कितना बनता है, 15 इंटू 12। देखें 15 कार्बन है, मोलर मैथ 12 प्लस 5 इंटू 1 प्लस 8 इंटू 16, कितना आया, 180 प्लस 5 प्लस 9 128। ये कितना बनता है, 15 और 13, ठीक है 313 डिवाइडेड बाय 313 आ रहा है। ठीक है, उसको हम डिवाइड करते हैं, तकरीबन बनता है 1.7 कर लें अंदाज़न, 1.7 बन रहा है। देखें ये होल नंबर में नहीं आ रहा, इसको तो हम नहीं कन्वर्ट कर सकते ना होल नंबर में, तो इसलिए आप इसको यहीं तक छोड़ दें। नहीं तो आपके पास n तो आ गया है, आप कर लें आगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। देखें जी n कितना आया, 1.7, ये आया C15H5 एंड O8। आप इसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो आपके पास रिक्वायर्ड नंबर कैसे कराएंगे, इसको इससे कराना है, इसको इससे कराना है और इसको इससे कराएंगे, वो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक छोटा सा टॉपिक है, परसेंटेज प्योरिटी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, परसेंटेज प्योरिटी आ गई। परसेंटेज प्योरिटी चलें पहले लिखते हैं फिर आपको समझाते हैं ये क्या चीज़ होती है जी, परसेंटेज प्योरिटी। ये है mass of pure substance in total mass of sample। ये अभी आपको समझाता हूँ तो फिर आपको पता चल जाएगा ये क्या चीज़ है। सपोज करें आपको किसी जगह से एक सैंपल मिल गया
कैल्शियम कार्बोनेट का, खालिस नहीं है वो। सपोज करें, चलें इसको आसान कर लेते हैं, कॉपर का मिल गया आपको। ठीक है, एक सैंपल मिला जो खालिस नहीं था, कॉपर भी था उसमें, बाकी चीज़ें भी थी। वो सैंपल आपने ले लिया, उसका फ़र्ज़ करते हैं मैस कितना आ रहा है 10 ग्राम सैंपल का, जो सैंपल आपको मिला पूरा, उसको आपने रिफ़ाइन किया, सारा उसमें से इम्प्योरिटीज़ हटा दी, और उसमें से कॉपर आपने जो प्योर कॉपर था उसको सेपरेट कर दिया, वो आपको मिल गया 10 ग्राम। ये कॉपर आपको मिल गया 10 ग्राम। ठीक, अब ये मिला था सैंपल, इसमें तो थी इम्प्योरिटीज़, अकेला तो नहीं था। इसको आपने देखा इसमें कॉपर है, तो आपने बाकी इम्प्योरिटीज़ रिमूव करके कॉपर सेपरेट किया। इसका आपको मैच था 10 ग्राम, और जो आपने इम्प्योरिटीज़ रिमूव की वो हैं 6 ग्राम। अब परसेंटेज इम्प्योरिटी क्या होती है? मैस ऑफ प्योर कॉपर, मैस ऑफ प्योर सब्सटेंस, ये प्योर सब्सटेंस है जो आपने बाद में लिया इम्प्योरिटीज रिमूव होने के बाद, ओवर टोटल मैस ऑफ सैंपल, जो आपको सैंपल किसी ने दिया था या आपको मिल गया, ये होगी परसेंटेज प्योरिटी। जैसे यहाँ पे 6 का मिला आपको और ये 10 था, तो मल्टीप्लाइड बाय 100 कर दें, तो ये क्या मिल जाएगी जी, इम्प्योरिटीज़ तकरीबन 60% मिल रही है। ठीक है, तो परसेंटेज प्योरिटी क्या है? मैस ऑफ सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस, ठीक है, इन मैस ऑफ सैंपल। ठीक है, कितना मैस था उस खालिस प्योर कॉपर का, जो सैंपल आपको किसी ने दिया, ये सैंपल है, इसमें कॉपर भी है, बाकी चीज़ें भी हैं, कॉपर इसमें ज़्यादा है, तो आपने कॉपर को सेपरेट कर दिया। इस सैंपल जो है ये नीचे होता है टोटल मैस ऑफ सैंपल, और जो प्योर जिस चीज़ का वो सैंपल था वो आपने ऊपर रखना होता है, मैस ऑफ प्योर सब्सटेंस डिवाइडेड बाय टोटल मैस ऑफ सैंपल इज़ कॉल्ड परसेंटेज प्योरिटी। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत सिंपल से हैं, छोटे छोटे, दोनों चीज़ें दी होती हैं, आपने जस्ट पुट करनी है। जैसे एग्जांपल नंबर 3.7 है, दिया उन्होंने अमाउंट ऑफ प्योर सब्सटेंस। अच्छा, स्टूडेंट एनालाइज कंपाउंड एंड ऑब्टेंड सैंपल ऑफ 6.3 मैस ऑफ सैंपल, जो आप देखें वही बात आ रही है, जो सैंपल था उसका मैस कितना आया 6.3 ग्राम। फिर उस स्टूडेंट ने क्या किया, इसको प्योरीफाई कर लिया। ठीक है, और प्योरीफाई करने के बाद सैंपल में 4.3 ग्राम मिल गया उसको, 4.3 ग्राम। तो मैस ऑफ प्योर सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस उसमें थी। अब कह रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी निकालो, परसेंटेज प्योरिटी क्या आएगी भला? मैस ऑफ सैंपल, जो बाद में उसने बिल्कुल खालस सेपरेट कर दिया, और जो सैंपल उसको दिया गया मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये बनती है तकरीबन 66% बनती है, या ये आपकी बन रही। सिंपल सा है, आपने जो प्योर सब्सटेंस से ऊपर रख देना है, जो टोटल सैंपल है वो नीचे रख देना है। ठीक है, इसी तरह असेसमेंट इसकी है, वो भी इसी तरह की है, कंसेप्ट असेसमेंट, उसमें भी दोनों चीज़ें आपको गिवन है, जस्ट आपने पुट करना है। अच्छा जी, एन एम्पेयर सैंपल कंटेन कैल्शियम कार्बोनेट, एक सैंपल है, हम उसको फिर कह देते हैं मैस ऑफ सैंपल। ठीक है, ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, चलें कैल्शियम कार्बोनेट अभी नहीं लिखते, सैंपल लिख देते हैं, उसका मैस कितना है 70 ग्राम। ठीक है, अब उसमें क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट, उसको सेपरेट किया गया, तो
मैस फिर कितना मिला, जो कैल्शियम कार्बोनेट उन्होंने सेपरेट किया उस कैल्शियम कार्बोनेट का मैस है 56 ग्राम। कह रहे हैं परसेंटेज प्योरिटी निकाल दें जी। वही काम है इधर भी, आपने क्या करना है, मैस ऑफ प्योर सब्सटेंस कितना है 56 और मैस ऑफ सैंपल 70 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये तकरीबन बनती है 78% बनती है 80%। तो परसेंटेज प्योरिटी बहुत सिंपल है निकालनी, इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैस ऑफ सब्सटेंस इन अ सैंपल, कोई भी सैंपल है उसमें मैस ऑफ सब्सटेंस जो है उसकी रेशो या परसेंटेज कितनी है, वो होगी परसेंटेज प्योरिटी। स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक बहुत ज़रूरी टॉपिक, सारे ही टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हैं। उसका शॉर्ट में आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है, पिछली बुक्स में था तो उसमें से लाजमी कुछ ना कुछ चीज़ टच होती है, मोलैरिटी। नेक्स्ट क्या टॉपिक है, मोलैरिटी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 dm cube ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली ज़ाहिर है इसके भी न्यूमेरिकल हैं, तो मैथमेटिकली भी हमें आना चाहिए। मैथमेटिकली क्या कहते हैं जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन dm क्यूब। अब इसको कैसे आप समझेंगे, इसका मतलब क्या है कि एक dm क्यूब सोल्यूशन है, उसमें कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं, वो होगी मोलैरिटी। कैपिटल M से इसको डिनोट किया जाता है। इसको कुछ ऐसे समझते हैं जी, हमारे पास सपोज करें आप लैब में जाते हैं, वहाँ पर लिखा होता है 18 मोलर NaOH। इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा 18 मोल्स ऑफ NaOH हैं किस में जी, इन 1 dm क्यूब में है ऑफ सोल्यूशन। यानी 18 मोलर NaOH लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा कि 18 मोल्स ऑफ NaOH आर डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, 18 जो भी लिखा है, जैसे 18 लिखा तो 18 मोल्स ऑफ किसके ऊपर जो लिखा होगा NaOH। इसी तरह HCl जो है वो मिलता है 12.1 मोलर मिलता है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है 12.1 मोल HCl आर डिजॉल्व इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी होती है ये, बेसिकली क्या होती है, मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 dm क्यूब ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब इसके चूंकि न्यूमेरिकल करने हैं तो आपको क्या क्या चाहिए होता है, मोलैरिटी के लिए मोल्स चाहिए होंगे और वॉल्यूम चाहिए होगा dm क्यूब में। ठीक है, वॉल्यूम जो है वो cm क्यूब में दिया होता है अक्सर, तो आपने इसको अगर dm क्यूब में लेके जाना है तो डिवाइडेड बाय 1000 कर देना है। cm क्यूब से dm क्यूब में जाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, डिवाइडेड बाय 1000 से एक इसमें ये चीज़ यूज़ होगी। उसके अलावा मोल्स आपको चाहिए होता है, तो उसका फार्मूला मैंने आपको दे दिया है, मोल्स ऑफ मैस ओवर मोलर मैस। यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है 3 पॉइंट, मेरा हाल है 9 है कि 10 है, 9 है, 8 है। क्या एग्जांपल है जी, यूरिया उन्होंने कहा कि एक सैंपल है जिसमें यूरिया जो है वो 40 ग्राम पड़ा हुआ है, 40 ग्राम। इसमें डिजॉल्व है, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 500 cm क्यूब। यानी एक सैंपल है, ठीक है, उसमें 500 cm क्यूब का सैंपल पड़ा है।
उसमें क्या है 40 ग्राम यूरिया है, इसकी मोलैरिटी पता करें। तो फाइंड क्या करनी है जी, मोलैरिटी। मोलैरिटी के लिए क्या करते होते हैं, हमें चाहिए मोल्स। मोल्स तो नहीं दिए, मैस दिया हुआ है, तो फिर हम इस मैस को लेके चले जाते हैं मोल्स में। मोल्स इज इक्वल टू मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना है 40 ग्राम, मोलर मैस आप यूरिया का 60 होता है। ये कैसे आता है, चले मैं ये आपको सिखा देता हूँ। यूरिया का फार्मूला है NH2CONH2। इसमें देखें नाइट्रोजन कितने हैं, टोटल 2 हैं, 14 से मल्टीप्लाई करा दें। प्लस हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, 1 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। कार्बन कितना है, 1 है, 12 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, 16 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो 28 + 4 + 12 + 16, तो ये बनता है 60। ठीक है, ये यूरिया का फार्मूला है। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, आगे आप पढ़ेंगे इस तरह से भी लिखा जा सकता है, NH2CO यूरिया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ना है। तो इसका देखें, मोल्स निकालने के लिए मैस दिया हुआ था, मैंने मोलर मैस पर डिवाइड कर दिया, तो ये इससे कट रहा है, तो 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 667 कर देते हैं जी, मोल्स आ गए। अब दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है, हमें वॉल्यूम चाहिए होता है। वो उसने दिया हुआ है 500 cm3। हमें तो चाहिए dm3 में, तो हम क्या करते हैं 500 को डिवाइड करा देते हैं 1000 से। ये क्या बन जाएगा 0.5 dm3। देखें ये कट रहे हैं तो पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। अब हम मोलैरिटी निकालने की पोजीशन में आ गए हैं। मोलैरिटी फिर क्या होगी, मोलैरिटी इज़ इक्वल टू, मोल्स कितने हैं 0.667 ओवर 0.5, ये कितना बनता है 1.4 मेरा ख्याल है। कितने बन रहे हैं 1.34। तो ये मोलैरिटी आ गई। मोलैरिटी के लिए मोल्स ओवर वॉल्यूम, मोल्स अक्सर नहीं दिए होते हैं, दिए आपको मैस दिया होता है, तो मैस को आप मोल्स में लेके जा सकते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। ठीक है, और वॉल्यूम भी उन्होंने cm³ में ही दिया होता है, आप उसको dm³ में ले जाएं। अगर dm³ में दिया है तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको dm³ में लेके जाना पड़ेगा और डिवाइड कर दें, जो भी cm³ दिया है 1000 पे आपको dm³ में चला जाएगा। नेक्स्ट असेसमेंट्स की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट कंसेप्ट असेसमेंट क्या है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल हैं स्टूडेंट्स। आपने कंसेप्ट जहन में रखना है, जब भी मोलैरिटी फाइंड करनी होगी आपको मोल्स चाहिए। मोल्स कैसे आते हैं, मैस दिया होता है और उस सब्सटेंस का मोलर मैस निकालना आपको पता होना चाहिए, निकालना आना चाहिए। बस उसका फार्मूला दिया होगा, आपने उससे निकालना है। दूसरी चीज़ क्या है, वॉल्यूम चाहिए होता है, वो cm³ में दिया होता है, आपने उसको dm³ में लेके जाना है। आपको कुछ भी दें आप इजीली मोलैरिटी निकाल देंगे, अगर आपको पता हो मैस कितना दिया है, मोल्स कितने मोल्स निकालने हैं और साथ में क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। देखें 3 पॉइंट आपके पास असेसमेंट है 3.9, एग्जाम्पल ये 3.9। सोल्यूशन कंटेन 0.05 मोल्स। अब उसने डायरेक्ट मोल दे दिए हैं तो इसमें तो कोई मसला ही नहीं है। मोल्स कितने दे दिए हैं 0.05 मोल्स। अच्छा जी, ऑफ KMnO4 पोटाशियम पर मैग्नेट। ये सारी स्टेटमेंट मैंने नहीं लिखी, मैंने उसमें से काम की चीज़ उठाई है, जो डेटा था आप पूरे ऊपर उन्होंने थोड़ी सी इसका इंट्रोडक्शन भी दिया हुआ है जी। KMnO4 क्या होता है, क्रिस्टलाइन सोल्यूशन है, इसको जब पानी में डालते हैं तो पर्पल कलर बन जाता है, वो उन्होंने दिया है। उसका न्यूमेरिकल से लेना देना नहीं है, मैंने जस्ट डेटा उठाया है। मोल्स कितने हैं 0.05 और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 600 cm³।
इसको हम लेके जाना पड़ रहा है हमें dm क्यूब में। तो देखें ये कट के 0.6 dm क्यूब आ गया। अब आप मोलैरिटी इजीली निकाल सकते हैं। मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यहाँ में मोल्स लिख रहा हूँ, आपने पूरा लिखना है, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन dm क्यूब। मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.05 और ये है 0.6, ठीक है। तो इसका आंसर बनता है 0.83 कैपिटल M लाजमी लिखना है, कैपिटल M मोलैरिटी के लिए होता है। अब कंसेप्ट असेसमेंट ये भी बहुत आसान है। एक ही कंसेप्ट असेसमेंट में 2-3 पार्ट बना दिए हैं, तो हम सारों को सॉल्व करते हैं। किसी में मैथ्स दिया है, किसी में मोल्स दिए हैं, किसी में वॉल्यूम उन्होंने cm क्यूब में दिया हुआ है, किसी में dm क्यूब में वॉल्यूम दिया हुआ है। चलें जी, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन दैट कंटेन्स। इसमें भी थोड़ा सा उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ था, लेकिन मैंने उसको नहीं लिखा। कंसेप्ट असेसमेंट है, थ्री 3.9 है। अच्छा जी, कैलकुलेट मोलैरिटी। मोलैरिटी आपने पता करनी है जी, कैलकुलेट मोलैरिटी आपको पता करनी है। और गिवन क्या है 1.5 मोल्स ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। अब इसने तो बहुत ही आसान कर दिया काम, आपको मोल्स दे दिए हैं ताकि आप ज़्यादा एनर्जी ज़ाया ना करें। और वॉल्यूम अलबत्ता आपको उन्होंने कन्वर्जन के लिए दिया हुआ है। वॉल्यूम कितना है 250 cm क्यूब। इसको ले जाते हैं dm क्यूब में डिवाइडेड बाय 1000, तो 0.25 dm क्यूब। ये पहला पार्ट। अभी मोल्स आ गए हैं, वॉल्यूम भी आ गया है, तो फिर हम क्या करते हैं मोलैरिटी निकाल देते हैं, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। 1.5 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये कितना बनता है, तकरीबन बनता है 60 बनता है मेरा ख्याल है, 60। चलें इसको देख लें। 1.5 को मल्टीप्लाई करा देते हैं 100 से, तो 150 आ गया, डिवाइडेड बाय 25, तो ये काट के कितना आता है 6 मोलर आ गया जी ये। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसका इसी का पार्ट बी है। 75 ग्राम ऑफ दिस कंपाउंड इज डिज़ोल्व। अब उसने मैस दे दिया और जो वॉल्यूम है वो dm क्यूब में दे दिया। एक उसने ये काम किया है, तो मैस को आपको मोल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1.25 75 ग्राम ऑफ, बी पार्ट इसका क्या है, मैस ऑफ पोटाशियम क्लोरेट कितना है 75 ग्राम। इसका मोल्स भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले मोल्स क्या होगा, मैस ओवर मोलर मैस, ठीक है। मैस कितना है 75 और मोलर मैस होता है इसका 122.5 होता है। मैं कैलकुलेट भी करके आपको बता देता हूँ। पोटाशियम क्लोरेट, पोटाशियम 1 है, एटॉमिक मैस 39 होता है, गालिबन 39 लिख देते हैं, प्लस क्लोरीन 1 है 35.5, प्लस ऑक्सीजन 3 है, मल्टीप्लाइड बाय 16, तो ये आपका बनता है 122.5 बन रहा है मेरा ख्याल है, 122.5। ओके, अब मैस दिया हुआ था, ये मोलर मैस इसका आ गया, तो इसको कैलकुलेट करें तो कितना बनता है 0.611 मोल। अब वॉल्यूम उसने दिया हुआ है, अच्छा आपके लिए ये नेकी की है उसने, dm क्यूब में दिया और वो कितना है 1.25 dm क्यूब। अब मोलैरिटी आपके लिए बहुत आसान है, मोलैरिटी इज इक्वल टू मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो ये आपके पास बन जाएंगे मोल्स ओवर वॉल्यूम, कितना बनेगा 0.02। चलें इसको आपका इसका ये आप इसको निकाल दीजिएगा, आंसर है। देखें स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में उसने दिया मैस ऑफ पोटाशियम क्लोरेट 75 ग्राम, हमें चाहिए होते हैं मोल्स, तो हमने फिर
मोल्स में इसको कन्वर्ट किया, मैस डिवाइडेड मोलर मैस, मैस था 75 और मोलर मैस हमने यहाँ से निकाला वो 122.5 मोल्स आ गए, 0.61 मोल। और वॉल्यूम कितना था उसने दे दिया डायरेक्ट ही आपको डीएम क्यूब में, किसी कन्वर्जन की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो अब आपको पास मोलैरिटी आ गई 0.611 डिवाइडेड बाय 1.25। तो इसको आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर से तो आपके पास मोलैरिटी आ जाएगी। नेक्स्ट जो है वो भी दिलचस्प है, असेसमेंट नंबर 3.10 है, गालिबन 3.10 है, सी पार्ट। फाइंड मोलैरिटी, चलेंगे वो तो करनी है हर पार्ट में। अब गिवन क्या है, गिवन है 500 cm क्यूब ऑफ पोटाशियम क्लोरेट। वॉल्यूम कितना दे दिया, वॉल्यूम आपको दे दिया 500 cm क्यूब। इसको ले जाते हैं डीएम क्यूब में तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000, 0.5 डीएम क्यूब। और उन्होंने मैस इसके अलावा आपको दिया है, मैस उन्होंने दिया कि 0.25 ग्राम, 0.25 ग्राम है ये। अब इसको हम ले जाते हैं मोल्स में तो मोल्स किसके इक्वल आ जाएंगे, 0.25 डिवाइडेड बाय 122.5। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पोटाशियम क्लोरेट जो है उसका मोल्स निकाला है, यही वो सिंपल उसी को वो, हाँ जी पोटाशियम क्लोरेट यूज़ करा रहे हैं। तो ये आपके पास बनता है 0.002, ठीक है, 0.002 मोल्स आ रहे हैं। अब आपको मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी फिर क्या होगी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। मोल्स हमारे पास हैं 0.002 डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है 0.25। ओके जी, इसका आंसर बनता है तकरीबन 2 डिवाइड बाय 0.6 शायद बनता है। हर बहरहाल आप कैलकुलेटर से चेक कर रहे हैं, मोलैरिटी इसकी इतनी आ गई है, मोल्स ओवर वॉल्यूम, ठीक है स्टूडेंट, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वॉल्यूम दिया था 500 में, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया डीएम क्यूब में। इसी तरह मैस उन्होंने दिया था 0.25 ग्राम, उसमें देखिएगा उन्होंने रेजिड्यू का लफ्ज़ यूज़ किया है। पोटाशियम क्लोरेट जो था वो सैंपल है, उसके हमने मोल्स निकाल दिए 0.25 डिवाइड बाय 122.5, ये इसका पोटाशियम का मोलर मैस है। अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया है इसके पिछले पार्ट में, तो ये आ गया 0.002 आप मोलैरिटी चाहिए तो मोल्स हमारे पास आ गए हैं और वॉल्यूम भी आ गया, तो हम मोल्स निकाल सकते हैं इजीली मोलैरिटी। तो ये मैंने डिवाइड करके निकाल ली है। नेक्स्ट ये टॉपिक भी ख़त्म हुआ। अब आपके पास कुछ स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगी, है वो भी मोलैरिटी से मिलती जुलती है, लेकिन उसमें मोल्स की जगह मोल्स का ये वाला काम शुरू कर दिया, मैस ओवर मोलर मैस लिख दिया, ठीक है। तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन देखते हैं जी, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ये कितने ग्राम, ये कितने अमाउंट पड़ी है सोलूट की, अमाउंट ऑफ सोलूट, क्या फ़र्क है और मोलैरिटी में और इसमें, अमाउंट ऑफ सोलूट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, अमाउंट ऑफ सोलूट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। इसमें और मोलैरिटी में क्या डिफरेंस है, इसमें देखें अमाउंट ऑफ सोलूट है जो कि आपको ग्राम्स में, केमिस्ट्री में तो ग्राम ही चलते हैं ना, ग्राम्स में देनी होती है। उसमें क्या था, मोल्स थे, मोल्स ऑफ सोलूट, यहाँ क्या है ग्राम्स ऑफ सोलूट इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, तो इसको कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। तो फार्मूला इसका क्या हो जाएगा स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन का, सिंपल सा, मैस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन, कोई भी इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है।
फार्मूला क्या आ जाएगा, मैस ऑफ सोल्यूट, वहाँ क्या थे, मोल्स ऑफ सोल्यूट, इन ग्राम्स होगा, इन ग्राम लिखना लाजमी, डिवाइडेड बाय 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो स्टूडेंट्स, मोलैरिटी और जो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन है, इन दोनों में डिफरेंस पता हो। मोलैरिटी में नंबर ऑफ मोल्स होते हैं 1 dm क्यूब में, और स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन में क्या होते हैं, मैस ग्राम्स होते हैं इन 1 dm क्यूब। इसकी यूनिट जो है वो क्या होती है, ग्राम पर dm क्यूब या फिर ग्राम पर cm क्यूब भी हो सकती है। ठीक है, तो वॉल्यूम डेसिम dm क्यूब या फिर cm क्यूब में भी है जी, दोनों काम करने। अब स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन निकालने के लिए आपको चाहिए होगा मैस और वॉल्यूम। वॉल्यूम चाहे वो आपसे कहें dm क्यूब में निकालो तो फिर आपको dm क्यूब में करना पड़ेगा, अगर वो कहते हैं cm क्यूब में तो वो आपको बता देंगे अगर न्यूमेरिकल्स में ऐसा कुछ हुआ तो। वॉल्यूम आपको चाहिए चाहे cm क्यूब में हो या चाहे dm क्यूब में। तो स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन की यूनिट क्या है, ग्राम पर dm क्यूब या ग्राम पर cm क्यूब, दोनों यूनिट्स इसकी हैं। हम इसके न्यूमेरिकल से ही कुछ जान सकते हैं। अब यूनिट भी आपको पता हो, कन्वर्जन कैसे होती है जी, कन्वर्जन किसकी जी, ग्राम पर dm क्यूब इंटू ग्राम पर cm क्यूब। बहुत सिंपल सी काम है। सपोज करें ये है 1 ग्राम पर क्या है dm क्यूब, है ना, इसको मैं लेके जाना चाहता हूँ ग्राम पर cm क्यूब में, तो 1 डिवाइडेड बाय, अब dm क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 1000, साथ में लिख दूंगा cm क्यूब। क्यों लिखूंगा 1000, क्योंकि 1 dm क्यूब इज़ इक्वल टू 1000 cm क्यूब। ये आसान अल्फाज में मैंने 1 से 1000 को मल्टीप्लाई करा दिया है, क्योंकि एक dm क्यूब में 1000 cm क्यूब होते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आपने dm क्यूब 1 dm क्यूब है ना, बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में जाने के लिए क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसलिए आप dm क्यूब से जब आते हैं cm क्यूब में तो मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर लें। मैंने 1 लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 1000, सिंपल। तो अब ऊपर देखें क्या हो सकता है, 0.001 ग्राम पर cm क्यूब, इसके इक्वल होगा 1 ग्राम पर dm क्यूब। इससे आसान बात क्या कर सकते हैं आप, कि ग्राम पर dm क्यूब से अगर आपने जाना है ग्राम पर cm क्यूब में, तो सिंपली क्या करें जी, डिवाइडेड बाय 1000 कर दें जी, अगर आप डायरेक्ट जहन में रखना चाहते हैं। यहाँ भी तो डिवाइड ही हुआ ना। दोबारा मैं बता देता हूँ, dm क्यूब था, मैंने लिखा 1 ग्राम पर 1 dm क्यूब, 1 ग्राम को तो मैंने छेड़ा ही नहीं है, उसको तो छोड़ दें आप। dm क्यूब 1 से मल्टीप्लाई कर दिया 1000 को cm क्यूब में जाने के लिए, ठीक है। तो 1000 ऊपर देखें 3 डिजिट बाद 0 डलता है, 1 2 3.001 मैंने कर दिया। ये बहुत ही सिंपल सी कैलकुलेशन है, आगे ये कन्वर्जने भी हैं, तो इसलिए इसको जहन में बिठा दें। मैं साइड पे लिख भी दूंगा ताकि आपको याद दहानी रहे। चलें कंसेप्ट असेसमेंट करते हैं। सॉल्यूशन कंटेन 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व इन 20 dm क्यूब ऑफ सोल्यूट। तो बिल्कुल ही आसान तरीन न्यूमेरिकल है। मैथ्स आपको दिया हुआ है उसने 20 ग्राम और वॉल्यूम कितना दे दिया सॉल्यूशन का, वो भी 2 dm क्यूब दे दिया है।
चाहता क्या है, स्ट्रेंथ पता करो, स्ट्रेंथ ऑफ, इसमें कोई भी कन्वर्जन ही नहीं करनी है, हमने सीधी सीधी वैल्यू पुट करनी है। मैस दिया हुआ है, ठीक है, तो मैस ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। देखें मैस उसने दिया 20, वॉल्यूम कितना है 2 dm³, तो ये काट के क्या आ जाएंगे 10 ग्राम पर dm³। आगे जब वो कन्वर्जनों का कहेंगे तो फिर अगला जो काम है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट वो नहीं, कन्वर्जनों का नहीं कह रहे, एक और एग्जांपल के बाद आपने कन्वर्जनें करनी है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, अ सोल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ शुगर, मैस ऑफ 3 पॉइंट कितनी है जी 12 है, मैस ऑफ शुगर कितनी है 25 ग्राम, और वॉल्यूम दे दिया इसमें cm³ में। अब उसने कहा ही नहीं है किधर कैलकुलेट करो, किस में जाओ, तो हम फिर मर्ज़ी से करेंगे। करना है आप कन्वर्जन करना चाहते हैं तब भी ठीक है, नहीं करना चाहते तब भी ठीक है जी 500 है तो आप ना करें कन्वर्ट, उसने शर्त ही नहीं रखी तो हम फिर ऐसे ही चढ़ाते हैं इसको कि चलो भाई तुमने नहीं पूछा तो हम क्यों हिम्मत करें, वो नहीं पूछा तो हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपनी एनर्जी ज़ाया करें। स्ट्रेंथ ऑफ सोल्यूशन फिर क्या आ जाएगी 25 डिवाइडेड बाय 500, सिंपल है जी 1/10, यानी कि 0.1 ग्राम पर cm³। सीधा सीधा था जी, कुछ भी नहीं है इसमें, आप पढ़ें इसको तो। मैस ऑफ शुगर आपको दिया हुआ है 25 ग्राम, वॉल्यूम दिया हुआ है 500, तो स्ट्रेंथ क्या होती है मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। हमने सिंपल इनकी वैल्यू पुट करके कोई कन्वर्जन नहीं की क्योंकि उसने कुछ भी नहीं ऐसा कहा। अगर ना कहे तो फिर आप इस केस में छोड़ दें, मोलैरिटी होती तो फिर हमें कन्वर्ट करना पड़ता, मोलैरिटी नहीं थी इसलिए हमें यहाँ पर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर मोलैरिटी होती तो फिर आपको लाजमन वॉल्यूम को dm³ में लेके जाना पड़ता। अब इंटर कन्वर्जन का देखते हैं। सॉल्यूशन है स्ट्रेंथ 3.12, एक सॉल्यूशन है, स्ट्रेंथ उन्होंने दे दी है 50 ग्राम पर dm³, 50 ग्राम पर dm³ कहते हैं जी, इसको लेके जाओ ग्राम पर cm³ में। फाइंड क्या करना है, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर cm³ करते हैं जी। आपको मैंने बताया था डायरेक्ट याद रखना चाहते हैं तो जो वैल्यू दी उसको 1000 पे डिवाइड कर दें, बात ही ख़त्म कर दें। नहीं करना चाहते तरतीब से तो करना चाहते हैं तो यूँ करें जी 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 dm³, ये दिया ना 50 ग्राम पर dm³, हम लिख देते हैं 50 ग्राम ओवर 1 dm³। अब जाना किस में है, हमने cm³ में जाना है, तो 1 dm³ में कितने cm³ हैं भाई 1000, तो हम सिंपली कर देते हैं 50 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000 cm³। ज़रूरत ही नहीं है आपको किसी और चक्कर में जाने की, ये आप रिलेशन याद रख लें। तो ये बनता है 120 ग्राम पर cm³, 120 का मतलब है 0.05, ठीक है। अगर आप देखें डायरेक्ट भी करते हैं ना इसको तो यही आंसर आना था, 50/1000, साथ लिख देते ग्राम पर cm³, 1, 2, 3 और 0.05। फिर भी आप स्टेप वाइज कर लीजिएगा पेपर्स में। नेक्स्ट इंटर कन्वर्जनों का ही क्वेश्चन आ गया है।
मोलैरिटी को कैसे हम लेके जाएंगे ग्राम पर डीएम क्यूब में या ग्राम पर सीएम क्यूब में। तो मोलर ए फ्लास्क कंटेन 0.25 मोलर NaOH। एक फ्लास्क है जी जिसमें कास्टिक सोडा या NaOH पड़ा है, कितना है 0.25 मोलर है। मोलैरिटी दे दी ना। व्हाट मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ प्रेजेंट, ये भी वैसे ही है। व्हाट मैस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ वो पूछ रहे हैं जी मैस क्या है। ये फार्मूला लगेगा जी, तो सीधा सीधा काम है, बाकी उसने कुछ नहीं दिया। चलें गिवन डेटा लिखते हैं। मोलैरिटी दी हुई है, मोलैरिटी इज इक्वल टू 0.25 मोलर। वॉल्यूम देख लेते हैं। ये अगर आपको सिर्फ चीज़ दी है, मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, इसका मतलब क्या होगा कि 0.25 जो मोल्स हैं वो क्या नाम है इसका, कास्टिक सोडा के, वो डिज़ॉल्व में 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। यहाँ लिखा है नहीं लिखा है, इसका मतलब यही है कि 0.25 मोल्स ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 1 डीएम क्यूब ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम आप अपनी तरफ से लिखें जी 1 डीएम क्यूब है। इस डेटा से 0.25 दिया ना, वॉल्यूम नहीं दिया, अब आप उसको लिखते हैं 1 डीएम क्यूब है। अब और क्या चाहता है आपसे, और क्या चाह रहा है, और कुछ भी नहीं चाह रहा जी, कह रहा है कि व्हाट मैस इन डीएम ऑफ कास्टिक सोडा है इन डी ग्राम पर डीएम क्यूब, ये आपने पता करना है। कुछ भी नहीं है, कंसेप्ट बनाएं, जहन रखें जी मैस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, मोल्स चाहिए। तो मोल्स हमें कैसे मिलेंगे, तो हम मोलैरिटी वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी कितनी दी हुई है 0.25, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आप ढूंढने निकले हुए हैं, तो ये आपको ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, नीचे 1 लिखा हुआ है, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर दें। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 0.25। अब आप मैस निकाल सकते हैं। मैस इज इक्वल टू, मैस किसकी होता है, मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस। ओके, मोल्स कितने हैं, मोल्स आपके पास कितना है ग्राम में है, मोल्स कितने आए हैं 0.25, और मोलर मैस कितना होता है कास्टिक सोडा का NaOH। देखें सोडियम 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 23 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16 प्लस 1 इंटू हाइड्रोजन कितने हैं 1, टोटल बनता है 23 प्लस 16 प्लस 1 40। ये क्या है मोलर मैस। तो इसको 40 से मल्टीप्लाई करा देते हैं, तकरीबन बनता है जी 0.01 मोल, कितना मैस कितना बन गया 0.01। अच्छा, हमने मैस नहीं फाइंड करना था, हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन फाइंड करनी थी। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, इन ग्राम पर सीएम क्यूब, दोनों में लेके जानी है, नहीं, ग्राम पर सीएम क्यूब। ये हमारे पास मैस आ गया, ठीक है। अब हम क्या निकालते हैं, स्ट्रेंथ। क्या निकालेंगे स्ट्रेंथ, अच्छा ये 0.25 इंटू 40 कितना आता है
100 आ जाएगा और फिर 0 लगाएं तो 10 आता है। ये कितना आता है? 10 ग्राम। अब हम निकालते हैं स्ट्रेंथ। किस में निकालेंगे? इन ग्राम पर cm क्यूब। उसके लिए वॉल्यूम तो हमारे पास होना चाहिए ना। वॉल्यूम हमें वैसे कितना गिवन है? 1 dm क्यूब गिवन है। 1 dm क्यूब का मतलब क्या है? 1 इंटू 1000 cm क्यूब गिवन है। ओके, अब हम निकाल लेते हैं जी मैस ओवर वॉल्यूम इन cm क्यूब। ठीक है, यहाँ मैं पुट कर देता हूँ जी स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 10 ग्राम डिवाइडेड बाय 1000। ये इससे कट रहा है तो क्या आंसर आ जाएगा? 0.01 ग्राम पर cm क्यूब। बहुत ही सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है। दोबारा मैं बता देता हूँ। इन्होंने हमें मोलैरिटी दी हुई थी, हमसे कह रहे हैं ग्राम पर cm क्यूब में जाओ। मोलैरिटी से कहाँ जाओ? ग्राम पर cm क्यूब में। ये उन्होंने हमें मोलैरिटी दी हुई थी और हमें लेके जा रहे हैं ग्राम पर cm क्यूब में। तो हमने सबसे पहले क्या निकालना है? ग्राम, यानी कि मैस। मैस कैसे निकलेगा? मोल से। मोल्स कहाँ से आएंगे? मोलैरिटी से। आपने इतना लंबा चक्कर नहीं है, मोलैरिटी से आप क्या निकालें? मोल्स निकाल लें। ठीक है, ओके। मोल्स को फिर आप किस में ले जाएं? मैस में। ये जो फार्मूला है ऐसी सब कुछ होता है। जब मैस आ जाए तो फिर आपके पास तो मसला ही नहीं है। वॉल्यूम तो आपको पता है dm क्यूब में है, आप उसको cm क्यूब में लिख दें। नेक्स्ट कन्वर्जन ही है, काफ़ी इंटरेस्टिंग। तो देखते हैं इनमें क्या क्या है। कन्वर्जन ही है इसमें, देखते हैं आपको। ठीक है, एक एनालिस्ट है जी। मेक सोल्यूशन डिजॉल्विंग 5.8 ग्राम ऑफ KOH। मैच दिया उन्होंने KOH का 5.8 ग्राम। ओके, किसने डिज़ोल्व किया जी? 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन में। वॉल्यूम उन्होंने दे दिया 1 dm क्यूब। अच्छा जी, आपसे वो क्या पूछ रहे हैं जी? क्या पता करो? मोलैरिटी निकालो। क्या निकालें जी? मोलैरिटी निकाल दें। तो सबसे पहले हम मोल्स निकालेंगे। मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होते हैं? मोल्स। मोल्स क्या आ जाएंगे? मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मैस कितना है? 5.8 और मोलर मैस होता है तकरीबन 56 गालबन होता है। कैलकुलेट कर लेते हैं। KOH के 1 है 39 प्लस 1 16 प्लस 1 इंटू 1, तो ये 56 ही बनता है। तो ये तकरीबन कितना आ जाएगा जी? 5.6 है, 0.1 मोल आ गए। अब हम मोलैरिटी निकाल सकते हैं। मोलैरिटी किसके इक्वल है? मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अच्छा, ये क्या चीज़ है? 3.14 एग्जाम्पल है या एग्जाम्पल है जी 3.14।
मोल्स कितने हैं 0.1 और वॉल्यूम कितना है 1, तो हमें मिल गया जी मोलैरिटी 0.1 कैपिटल एम। अच्छा जी, कंसेप्ट असेसमेंट आ गई हैं, बहुत ही दिलचस्प, और आपके जो पिछला नॉलेज है वो बढ़ाएंगी। इफ़ यू डिज़ोल्व 225 ग्राम ऑफ कास्टर सोडा इन 1 dm क्यूब ऑफ सोल्यूशन, व्हाट इज़ द मोलैरिटी। ये तो बहुत ही सिंपल है, मैथ दिया है और वॉल्यूम दिया है, आपसे मोलैरिटी पूछ रहे हैं। अच्छा, कंसेप्ट असेसमेंट 3.1, कंसेप्ट असेसमेंट 3.14 क्या कह रहे हैं जी, इफ़ यू डिज़ोल्व 25 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा, 25 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा जी, ये नहीं कि आपको मैथ दिया हुआ है। इसकी मैं पहली करता हूँ, मैथ ऑफ NaOH कितना दिया 25 ग्राम, वॉल्यूम दिया है। क्या आप जो है वो क्या कर रहे हैं जी, 1 dm क्यूब में इतना ग्राम कास्टिक सोडा डाला, ये आपके पास एक फ्लास्क थी जी, आपने उसको 1 dm क्यूब भर दिया और इसमें 25 ग्राम क्या डाल दिया, कास्टिक सोडा NaOH। चाहते हैं कि आप मोलैरिटी पता करो। मोलैरिटी के तो ये नहीं चाहिए हमें, वॉल्यूम मोल चाहिए होते हैं। हम सिंपल काम क्या करते हैं, मोल्स निकाल लेते हैं, मोल्स ऑफ NaOH मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। मोलर मैस देखें NaOH का कितना होता है, 1 इंटू 23 प्लस 1 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 1, तकरीबन 40 बन रहा है पूरा। ओके जी, ये कितना बनेगा 0.625 ऑलमोस्ट है। अब मोलैरिटी आप निकाल सकते हैं, ये मोल्स आ गए ना, तो फिर मोलैरिटी की तो मुश्किल नहीं है। मोलैरिटी मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मोल्स कितने हैं 0.625, वॉल्यूम कितना है 1, तो मोलैरिटी मिल गई आपको 0.625 मोलर। तो दूसरी असेसमेंट कन्वर्जनों की आ जाएगी, वो भी दिलचस्प है। दूसरे, सोल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा हैज़ ए कंसंट्रेशन ऑफ 1 मोल, कंसंट्रेशन कितनी दे रहा है 1 मोल। इसका मतलब क्या है, क्या दे रहा है आपको, मोलैरिटी दे रहा है वो। जहाँ पर देखें उसने यहाँ मैंने, मुझे कैसे पता चला ये मोलैरिटी है, तो कैपिटल M लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। तो कैपिटल M का मतलब क्या है, मोलैरिटी दे रहा है। अब इस मोलैरिटी से आपको क्या क्या मिलेगा, चैप्टर जो लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था, इसका मतलब होगा 1 मोल इन 1 dm क्यूब, का मतलब क्या होगा 1 मोल ऑफ जो भी है यहाँ कास्टिक सोडा है NaOH इन 1 dm क्यूब। यानी हमें यहाँ से दो चीज़ें मिल गई हैं, एक तो मिल गए हैं मोल और कितने हैं 1, और एक क्या है वॉल्यूम है, वो कितना मिल गया 1 dm क्यूब। दो चीज़ें यहाँ से आपको मिल गई हैं, ठीक है। बाकी तो फिर कुछ बचता ही नहीं है। कह रहे हैं कैलकुलेट मैस ऑफ कास्टिक सोडा इन ग्राम पर dm क्यूब, मैस फाइंड करना है इन ग्राम पर dm क्यूब। अब मोल्स तो हैं हमारे पास, तो मोल्स को हम क्या करें, मैस में ले जाते हैं। देखें जी, हम मैस निकालते हैं, सबसे पहले मैस हमारे पास मसला था, तो वो क्या होगा मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मैस।
मोल्स देखें मैंने इस डेटा से निकाले हैं, आपको कुछ भी नहीं दिया, मोलैरिटी से आप मोल्स निकाल सकते हैं, खुद ही आप देख के बता देंगे जी इससे हमें ये पता है। मोल्स कितने हैं 1, और मोलर मैस कास्टिक सोडे का कितना होता है 40। ये देखें ये NaOH ही है ना, NaOH ही है, तो ये आपको मिल गया मैस 40 ग्राम। अब हम पहले ये निकालते हैं जी स्ट्रेंथ, इसमें 40 ग्राम ओवर वॉल्यूम कितना आपको पता चला यहाँ से 1 dm क्यूब है, तो लिख देते हैं जी 1 dm क्यूब। चूँकि उसने कहा इसमें निकालो 1 dm ग्राम पर dm क्यूब में, तो वो तो हमने निकाल दी, यही आंसर है 40 ग्राम पर dm क्यूब। अब दूसरा काम क्या करना है, स्ट्रेंथ जो है वो निकालनी है ग्राम पर cm क्यूब में भी निकालनी है, ग्राम पर cm क्यूब में भी निकालनी है, तो उसके लिए भी कोई मसला नहीं है। आपको स्ट्रेंथ पता है क्या है, ग्राम 40 ग्राम पर dm क्यूब। आप पर dm क्यूब को ऐसे लिख लें ताकि आपको डिवीजन में कोई मसला ना आए। तो 40 ग्राम तो ऐसे ही है, dm क्यूब की जगह मैं क्या लिख दूंगा cm क्यूब में जाने के लिए 1000। तो देखें 0.04 ग्राम पर cm क्यूब, ये हमने इसको भी कर लिया है, ठीक है। स्ट्रेंथ ग्राम पर dm क्यूब में डायरेक्ट आ गई थी, cm क्यूब में निकालने के लिए ग्राम से पर dm क्यूब में जाने के लिए 1000 पर डिवाइड कर दें जी। एक आसान सा नुस्खा भी है लेकिन स्टेप वाइज बेहतर होता है। हाँ MCQs में आता है तो फिर आप इसको डायरेक्ट करने की कोशिश करें। इसका मैं फार्मूला भी लिख देता हूँ। ग्राम पर dm क्यूब से जाते हैं जब ग्राम पर cm क्यूब में, बस सिंपल डिवाइड कर दें जी, जो भी वैल्यू है डिवाइड कर दें 1000 पे, सीधी सीधी बात है, ख़त्म। अगर MCQs में आता है, अदरवाइज़ आपने दूसरा काम करना है, ऐसे करेंगे आप ग्राम पर dm क्यूब, ठीक है, ग्राम को ऐसे ही छोड़ दें और dm क्यूब की जगह लिख दें 1000 cm क्यूब। यहाँ अगर 1 है जो भी वैल्यू है तो आपकी कन्वर्जन हो जाएगी, बाकी काम तो कैलकुलेटर का है। लास्ट है जी, अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन जो है वो 10 ग्राम है जी मैस। लास्ट है इसकी असेसमेंट, थर्ड है, थर्ड पार्ट है इसी का। मैस दिया है 10 ग्राम, हेमोग्लोबिन है या होमोग्लोबिन है, मैं बायो का बंदा नहीं हूँ। तो कितना है 10 ग्राम। मोलर मैस उन्होंने इसका दे दिया, खुद ही दे दिया उन्होंने, कितना है 6.51 इंटू 10⁴। ओके, और वॉल्यूम दे दिया, वॉल्यूम कितना है 1 dm क्यूब। चाहते क्या हैं आपसे जी, व्हाट इज द मोलैरिटी। कोई शर्त नहीं रखी किस में देनी है आपने, तो मोलैरिटी फाइंड करनी है। आप इससे क्या करें जी, मोल्स निकाल लें। मोल्स के लिए क्या होता है, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। देखें ना, हमें मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए होता है, मोल्स चाहिए होते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो पता है हमें, मसला हमारे पास किस चीज़ का है, मोल्स का है। तो मोल्स के लिए उन्होंने मैस दे दिया है, मोलर मैस भी दे दिया, क्योंकि ये लंबा फार्मूला होता है तो इसलिए उन्होंने डायरेक्ट खुद ही दे दिया आपको। तो मैस कितना है 10 और मोलर मैस कितना है 6.51 इंटू 10⁴। तो इसका आएगा 1.53 इंटू 10⁻⁻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 
4 आएगा। ठीक है, ये 10⁴ चला गया, तो ये मोल्स आ गए हैं आपके पास। अब मोलैरिटी का आपके लिए कोई मसला नहीं है। मोलैरिटी क्या आ गई है जी, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वो मोल्स कितने आए, 1.53 इंटू 10⁻⁻⁴। वॉल्यूम कितना है, 1 dm³। तो यही आपका आंसर है, 1.53 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर, छोड़ें कैपिटल M लिख दें। ठीक है, तो ये इजी से न्यूमेरिकल थे। चलें मिलते हैं फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।